अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं शाह आलम खान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता, आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने लाइव हुआ हूँ। लाइव होने का मकसद ये है कि अभी चंद दिन पहले डॉक्टर कफ़ील साहब को ज़मानत मिल गई, रिहा किया गया है और जज ने सारी फाइलें देखी। उसके बाद जज साहब ने जो है उनको रिहा किया, बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी करने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर कफ़ील साहब बाइज्जत बरी हो गए। बाइज्जत बरी उस वक्त होते जब डॉक्टर कफ़ील को रिहा किया गया, उसके तुरंत एक दिन के बाद जो ऑफिसर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था, ज़बरदस्ती बेबुनियाद एनएसए लगाया था, उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए था, उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था। हम न्यायालय के उस पर फैसले पर टिप्पणी नहीं करते, इसलिए कुछ नहीं बोलते कि न्यायालय है, न्यायालय जो फैसला देते उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर बेगुनाह आदमी को इसी तरह से एनएसए लगाया जाएगा तो देश की गरीब जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? आज डॉक्टर कफ़ील के ऊपर एनएसए लगा है, संजीव भट्ट के ऊपर एनएसए लगा है। ये लोगों का कसूर क्या था? डॉक्टर कफ़ील इंसानियत को बचाने की बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे थे। उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया इसी बात के ऊपर। क्या ये इंसाफ है? मैं वो अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप कानून की किताबें नहीं पढ़ी हैं? देश का कानून क्या कहता है कि हक बोलने वाले के ऊपर एनएसए लगा दिया जाए? उस अधिकारी के ऊपर अगर एनएसए लगाया जाता तो उसको पता चलता कि एनएसए क्या है। आज संजीव भट्ट के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, डॉक्टर अयूब के ऊपर एनएसए लगा हुआ है। ये लोगों का गुनाह क्या था? ये लोगों का गुनाह ये था कि सरकार के आंख में आंख डाल के बात किए थे, गरीबों की बात किए थे, देश की बात किए थे, लेकिन उसकी सजा सरकार के प्रेशर में आके ये अधिकारी उनके ऊपर एनएसए लगा दिए। विपक्ष की ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है, विपक्ष की बात सुना नहीं जा रहा है। देश के अंदर अंधा कानून है। आज चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, आप लोग उठा के देख लीजिए कि वहां पर कितने क्राइम हो रहे हैं, कितने बेगुनाह लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है। क्या ये कानून है? और जो बच्चियों के साथ रेप किया करते हैं, जो कत्लेआम करते हैं, उनको बाइज्जत बरी कर देती है सरकार। और जो देश की तरक्की की बात करते हैं, देश की सालमियत की बात करता है, देश में गरीबों की बात करता है, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। क्या यह इंसाफ होगा? मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं, उन भक्तों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने केंद्र में बीजेपी सरकार को बनाया, प्रदेश में बीजेपी सरकार को बनाया, आज उनके पास रोजगार नहीं है। आज स्टूडेंट को मारा जा रहा है। अगर हमारे स्टूडेंट को मारा जाएगा, बताइए कि राजकाज कैसे चलेगा?
देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे तरक्की करेगा। आज गरीब मजदूर मर रहा है, न केंद्र सरकार को फिक्र है, न प्रदेश सरकार को फिक्र है। ऐसे देश चलेगा, ऐसे प्रदेश चलेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हक बोलने वाला है उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। और वो अधिकारी से पूछना चाहता हूं कि आपने शपथ ली थी कि हम देश के कानून को सबसे ऊपर रखेंगे। आपने देश के कानून को ताक पर रख के अब प्रदेश की सरकार की बात सुनी और जबरदस्ती बेगुनाह लोगों के ऊपर आप लोगों ने एनएसए लगाया। डॉक्टर अयूब के ऊपर एनएसए लगाया गया, कफील खान के ऊपर एनएसए लगाया गया, जो कोर्ट ने रद्द कर दिया। रद्द किस लिए किया? कि आपने जबरदस्ती एनएसए लगाया था। इसी तरह आज जो है 2 महीने से मैं देख रहा हूं, टीवी खोलता हूं तो देखता हूं कि एक ही केस की चर्चा हो रही है, एक ही चर्चा हो रही है। ये गंदी मीडिया, दोगली मीडिया जो कि एक ही चीज पर चर्चा कर रही है, वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। बाकी देश की मीडिया को कोई चीज नजर नहीं आता, देश में भ्रष्टाचारी नजर नहीं आती, देश में बेरोजगारी नजर नहीं आती, देश के बेगुनाह खाने बिना मर रहे हैं वो मीडिया को नजर नहीं आती। क्या चौथा स्तंभ ये है? क्या आपने ये शपथ ली थी कि हम सरकार की कोई भी कार्रवाई, चाहे वो कानून के दायरे में हो या कानून से हट के हो, हम उनके आवाज से आवाज मिलाएंगे? क्या ये शपथ लिए थे मीडिया कि हम गरीबों को की रोटी को खींच लेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे? अरे मैं देश की मीडिया से ये कहना चाहता हूं, गंदी मीडिया से, दोगली मीडिया से ये कहना चाहता हूं, वो मजदूर के बारे में सोचिए जिनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। आज गरीब बच्चा मर रहा है। कितने सुशांत सिंह गरीब भूख की वजह से मर गए हैं। क्या उस पर मीडिया नहीं बोलेगी? क्या वो किसी के बच्चे नहीं थे? क्या वो किसी की मां के लाल नहीं थे? क्या किसी के भाई बहन नहीं थे? वो उनके ऊपर मीडिया नहीं बोलती। रेप हो जा रहा बच्चियों के साथ, उसके ऊपर मीडिया नहीं बोलती। उसके ऊपर बोलती है तो सोशल मीडिया बोलती है। पुलिस वाले एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार के दबाव में आके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आज देश की में जो सरकार है, प्रदेश में जो सरकार है, सारी सरकार केंद्र से लेके, सूबे से लेके, प्रदेश से लेके सब आरएसएस के हाथों में बिक चुके हैं। आरएसएस का कानून लागू किए हैं कि किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके लड़ाया जाए और देश को टुकड़े में बांट दिया जाए। लेकिन हम जैसे सेकुलर, हमारी पार्टी जैसे सेकुलर, अगर जब तक जान में जान है तब तक ऐसा नहीं होने देगी। हम लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगे। देखते हैं सरकार में कितना दम है, कितने लोगों को के ऊपर एनएसए लगाती है, कितने लोगों के ऊपर जेल में डालती है, हम देखते हैं। आज यही कांग्रेस के लोग, जो दलाल लोग हैं, जो आरएसएस के तलवे चाटते हैं लोग हैं, आज कांग्रेस से निकाले जाते हैं तो बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी से निकलते हैं तो कांग्रेस में आते हैं। मैं वो कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, और ख़ास तौर से मैं इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहता हूं, क्या उस वक्त तुम्हारी गैरत मर गई थी जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था? 2 महीने तक दंगा हुआ, अब केंद्र में किसकी सरकार थी?
केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब देश में दंगा, मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, तो यही अखिलेश यादव सैफई में मुलायम सिंह का सालगिरह मना रहे थे, वहां नाच गाने चल रहे थे, और वहां गरीबों की और बेगुनाह लोगों की, गरीब बच्चों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनका कत्लेआम किया जा रहा था, उनके घरों को आग लगाया जा रहा था। यही सरकार थी, यही कांग्रेस के लोग थे, और यही सपा के लोग थे, समाजवादी के लोग थे। और जो वो नाच गाने में नहीं आया, उसको जो है उठा के विदेश भेज दिया गया घूमने के लिए। यही सरकार, सपा की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। आज सेकुलर का चोला पहन के सेकुलर की बात करते हैं। जनता वो भूली नहीं है, जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगी। देश को आज जिस हालात में आप लोगों ने पहुंचा दिया है, देश की जनता देख रही है, गरीब जनता देख रही है। आज आप लोगों से गरीब जनता पूछना चाहती है कि आपने आरएसएस की शपथ ली थी या देश के कानून की शपथ ली थी? अगर देश के कानून की शपथ ली थी तो गरीबों का साथ देना चाहिए। आज जो गरीब चाहे बॉम्बे से आ रहे हों, चाहे तमिलनाडु से आ रहे हों, चाहे कलकत्ता से आ रहे हों, पैदल चल के जो है अपने घर पे जा रहे हैं, अपने प्रदेश में जा रहे हैं, अपने ज़िले में जा रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रहेंगी। ये निकम्मी सरकार है, ये दोगली सरकार है। आज हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र संसद चलाया जाएगा, लेकिन उसमें विपक्ष के लोगों को बात कहने की हक तो रहेगा, लेकिन सरकार उसका जवाब नहीं देगी। क्यों नहीं जवाब देगी? किस लिए हम चुने गए हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आज विपक्ष की ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। मैं देश की जनता से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग न्याय की आवाज़ उठाइए, आप लोग रोज़गार की आवाज़ उठाइए, आप लोग भूखमरी की आवाज़ उठाइए। आप लोगों की आवाज़ उठेगी तभी देश में लोकतंत्र पैदा होगा, नहीं तो लोकतंत्र को सरकार डुबाने की पूरी कोशिश कर डाली है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पहले भी बोलती थी, गरीबों के ऊपर बोलती थी, बेगुनाहों के ऊपर बोलती थी, बेरोजगारों के ऊपर बोली है कि रोजगार दिया जाए। आज गरीब भूखा मर रहा है, उसको खाना दिया जाए, उसको अनाज दिया जाए, उसको 10,000 रुपया महीना दिया जाए। क्या 200 रुपये में, 300 रुपये में किसी का घर चल जाएगा? क्या 5 किलो चावल में किसी का घर चल जाएगा? आप लोग लॉकडाउन किए हुए हैं, चलिए ठीक है। कोई भी बीजेपी का नेता, आरएसएस का नेता, बड़ा नेता जाता है मंदिर खुलवा के पुजारी से कहता है पूजा शुरू कर दो। पुजारी जो है पूजा शुरू कर देता है, लेकिन जब गरीब जनता जाती है मंदिर के अंदर, मंदिर का दरवाज़ा बंद करवा दिया जाता है। गरीब जनता को पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है। क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? तुम जाओगे शादी में 50 आदमियों का जाने का आपने इजाज़त दी है, और हमें अपने धर्म स्थान खोलने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि वहाँ आप बिरयानी खाएंगे, वहाँ आप अच्छे अच्छे खाने खाएंगे, पकवान खाएंगे, तो वहाँ करुणा नहीं फैलेगा। क्योंकि करुणा के साथ सरकार का भी जो है तालमेल तो है ही है। वो तो हम शुरू से कह रहे हैं, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन कह रहे हैं, MIM पार्टी कह रही है कि कोरोना बीमारी, कोविड बीमारी अगर लाने वाला कोई है हिंदुस्तान के अंदर, वो है ट्रंप,
वो है नरेंद्र दास मोदी। आज धार्मिक स्थान बंद किया जा रहा है, आज हमें इबादत करने नहीं दिया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, हम इबादत करने की इजाज़त हमको दी जाए। हम डिस्टेंशन बना के रखेंगे, हम दूरी बना के रखेंगे, हम मास्क लगा के रखेंगे, लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है। सारे सिस्टम खोले जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन धर्म स्थानों को नहीं खोला जाएगा, इबादत गाहों को नहीं खोला जाएगा। क्या इस ऐसे सरकार चलेगी? गरीबों को किस तरह से जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। और चलते चलते मैं एक बात और आप लोगों से कहता हूं, बात तो बहुत लंबी हो रही है, अभी बात बहुत सारी है। मैं बिहार की जनता से ये पूछना चाहता हूं कि 5 सालों में नीतीश कुमार ने क्या किया। 5 सालों में सिर्फ नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से खिलवाड़ किया, बिहार की जनता के ऊपर जुल्म किया, गरीब बच्चियों के साथ रेप हो रहा था। ये सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई थी। गरीब मजदूरों को बच्चा चोरी के उसमें मारा जा रहा था, ये सरकार हाथ के हाथ पर रखे बैठी हुई थी। बिहार के अंदर, जो कि बिहार की राजधानी पटना है, पटना में बाढ़ का पानी 1 हफ्ते तक लगा हुआ था। उसमें गरीब मजलूम भूखे मर रहे थे, लेकिन ये सरकार के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। नीतीश कुमार पटना की जनता से पूछने भी नहीं आए कि आप लोगों की क्या हाल है। अब जिस जिले में अगर 1 हफ्ता बाढ़ का पानी लगा रहेगा, तो बताइए उस जगह की हाल क्या होगी। ये बिहार की जनता को आज फैसला करना है। आज उनका वक्त आ गया है, गरीब जनता का वक्त आ गया है, सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। और मैं मजलिस के तमाम कार्यकर्ताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर रहिए, आप लोग मिल के रहिए, आप लोग कंधे से कंधा मिला के चलिए और ये नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये नहीं कि अगर हमारी पार्टी से बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे तमाम लोग, पदाधिकारी लोग, जिसको टिकट देंगे वही इलेक्शन लड़ेगा, और जिसको टिकट ना मिला वो बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। ये नहीं कि वो इलेक्शन ही लड़ने आए हैं। नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये विपक्ष, ये देश में जो गंदी सरकार बैठी हुई है, उन सभी की सियासत है। उस सियासत को आप लोगों को समझना है और उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। आप लोग एकजुट रहिए, मुत्तहिद रहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत कीजिए, इतना मजबूत कीजिए कि आपकी हक की आवाज़, आपकी गरीबी, आपकी मजलूमियत, आपके बेरोज़गारी की बात बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के अंदर बुलंद करें और सरकार को झुका दें कि देखो हमें, हमारा ये काम है, हमें ये काम करना है। इसके लिए आपकी ताकत की ज़रूरत है। आप जब ताकत बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देंगे तो बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए बिहार के लोगों से मैं ये फिर अदबन गुजारिश करूँगा कि बिहार के लोग मुत्तहिद रहें, एकजुट रहें और जो ये सरकार है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। किसी को टिकट मिले, किसी को टिकट ना मिले, अगर मजलिस से मोहब्बत रखना है, बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत रखना है, अख्तरुल इमाम साहब से मोहब्बत रखना है, तो पार्टी से को मजबूती से कंधे से कंधा मिला के आपको चलना पड़ेगा। आपकी मजबूती हम सब की मजबूती है, देश की मजबूती है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाले इंतखाब में
उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायती इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी मजलिस की ताकत को मजबूत कीजिए, जनाब शौकत अली के हाथों को मजबूत कीजिए, मजलिस के तमाम कारकुनों को मजबूत कीजिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। हमारा चुनावी निशान है पतंग। पतंग पतंग को ज़रूर याद रखिए और आप लोग इंसाफ परस्त पार्टी को आगे लेके आइए ताकि देश को बचाया जाए, देश की गरीब जनता को बचाया जाए, देश के बेरोज़गारी जो ख़त्म किया जाए, देश में खुशहाली लाया जाए। इसी के बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।